बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ CS604P के पेपर के साथ, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। एंड सॉरी फॉर दिस थिंग कि मैं सब्जेक्टिव पहले कवर कर रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव पर मैं बाद में आऊँगा, थोड़ा उल्टा चला रहा हूँ वीडियो को, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं जो आजकल रिपीट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमने क्या करना है कि डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम लिखने हैं जो बैंकर्स एल्गोरिदम में यूज़ होते हैं इन कंडीशंस के लिहाज से, इन सिचुएशंस के लिहाज से। स्टोर्स रिसोर्सेज करंटली एलोकेटेड टू द ईच प्रोसेस। जो भी प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट हुई हुई हैं वो रिसोर्स कौन सेव करता है, कौन स्टोर करता है। तो ये हमारे पास एलोकेशन का जो मैट्रिक्स होता है, एलोकेशन मैट्रिक्स स्टोर करता है कि किस प्रोसेस को क्या एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट, स्टोर द मैक्सिमम रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल इन द सिस्टम। सिस्टम में कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये किस चीज़ के अंदर होती हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल मैट्रिक्स के पास होती हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्ड वेदर ईच प्रोसेस इज कंप्लीट। तो ये हमारे पास जो फिनिश अरे होती है ये बताती है कि प्रोसेस कंप्लीट है या नहीं। स्टोर द सेफ ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस अरे होती है, सेफ और SCQ सीक्वेंस वाली। इस अरे में हमारे पास स्टोर होता है कि ये हमारे पास जो प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट किया है इसका सेफ ऑर्डर क्या है। जो भी सेफ ऑर्डर होता है हम इस अरे में सेव कर देते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड कॉजेज हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स। तो ये कोड गिवन होगा, आपने बताना है। तो इन दिस केस मैट्रिक्स इज असेस्ड बाय रो। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये कोड रो मेजर होता है या कॉलम मेजर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है रो बाय रो असेस हो रहा है, कॉजिंग 1 पेज फॉल्ट पर रो, और हर रो में 1 पेज फॉल्ट होता है। दिस मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कॉजेज 1024 पेज फॉल्ट्स। अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ जो ये वाला वैल्यू है 1024, इतने पेज फॉल्ट्स होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास ये जे पहले आ जाए और आई बाद में आ जाए तो हमारे पास 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 पेज फॉल्ट्स होंगे। तो दोनों लिहाज से आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द डेडलॉक अगर इन द सिस्टम एंड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम डिटेक्टेड अ डेडलॉक, देन हाउ दिस डेडलॉक विल बी रिकवर्ड। हमारे पास सिस्टम में डेडलॉक अकर हो गया है और डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है उसको अब डेडलॉक उसने डिटेक्ट कर लिया और उसने उसको रिकवर करना है। तो हमने दो मेथड बताने हैं कि किनसे वो रिकवर कर सकता है। तो एक है हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन, कि हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें, और दूसरा है रिसोर्स प्रीएम्पशन, या हम थोड़ी थोड़ी करके रिसोर्सेज उसमें से लेना शुरू कर दें ताकि हमारे पास डेडलॉक खत्म हो जाए। राइट द नेम ऑफ असेस मोड्स यूज फॉर द फाइल प्रोटेक्शन इन यूनिक्स बेस्ड सिस्टम। तो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में हमारे पास फाइल प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से असेस मोड्स यूज होते हैं। एक हमारे पास होता है रीड R, एक होता है राइट W, और एक होता है एग्जीक्यूट X। तो इन तीनों को मिला के हम एक टपल बनाते हैं जो असेस मोड डिफाइन करता है फॉर द फाइल्स इन यूनिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेजिंग टेक्निक्स दैट कैन रिड्यूस द साइज ऑफ पेज टेबल इन लार्ज लॉजिकल एड्रेस ग्रेटर देन 32 बिट्स। हमारे पास बहुत बड़ा लॉजिकल एड्रेस है, हमने क्या करना है, पेज टेबल का साइज रिड्यूस करना है। तो हमने आइडेंटिफाई करनी है पेजिंग टेक्निक्स। आपको टेक्निक्स गिवन होंगी, आपने उनमें से एक सिलेक्ट करनी होंगी। तो हमारे पास जो मल्टी लेवल पेजिंग है, हैश पेजिंग है या इन्वर्टेड पेजिंग है, ये हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं पेज टेबल का साइज रिड्यूस करने के लिए। ये तीनों आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास सी प्रोग्राम लिखना है फॉर 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मैट्रिक्स नेस्टेड लूप फॉर रो एंड कॉलम। ठीक है, हमने रो मेजर के लिए भी लिखना है और कॉलम मेजर के लिए भी लिखना है। तो हमारे पास जो रो मेजर वाला होगा वो आपने इस तरह से लिख देना कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 1024 i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 102 j प्लस प्लस, aij इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रो मेजर हो गया। और सिर्फ आप इस i की जगह j कर दें, यहाँ पर भी j, यहाँ पर भी j, और इस j की जगह i कर दें, i, तो ये हमारे पास कॉलम मेजर हो जाएगा। तो ये दोनों कोड्स आपने पेपर में लिखने होंगे, इस कोड को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द फार्मूला एंड कैलकुलेट नीड फॉर द गिवन प्रोसेस। फार्मूला हमारे पास नीड का क्या होता है कि टोटल मैक्सिमम प्रोसेसेस कितनी, मैक्सिमम रिसोर्सेज कितनी चाहिए प्रोसेस को, और उसको एलोकेट कितनी हुई हुई है। मैक्सिमम में से हम एलोकेशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास नीड आ जाती है। एक तो हमने इसका फार्मूला लिखना है, और दूसरा हमारे पास कुछ प्रोसेसर्स की वैल्यूज दी हुई होंगी, मैक्स की और एलोकेशन की, तो आपने माइनस कर करके नीड निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गिवन प्रोसेसेस। आपके पास प्रोसेसेस गिवन है, बस टाइम गिवन है, आपने एवरेज वेट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले वेटिंग टाइम्स निकालेंगे, P1 का वेट टाइम कितना है, P2 का कितना है, P3 का कितना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एवरेज निकालनी, यानी आप तीनों वेट्स को जमा करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वेट टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द कमांड टू क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एज CS604/files/C files। तो आपने क्या करना है, कमांड लिखनी है मेक डायरेक्टरी mkdir -p। आपने इसलिए लिखना है कि आप इकट्ठा जो है ना, आप सब डायरेक्टरीज के नाम लिखना है। तो यहाँ पर CS604 फाइल्स और C फाइल्स जो भी उन्होंने दिया होगा पेपर में, आपने यहाँ पर लिख देना है। -p आप इसलिए लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ CS604 लिखना होता तो मैं -p ना लिखता,
मैं बस मेक डायरेक्टरी CS604 लिख देगा, लेकिन मैंने डायरेक्टरी उसके अंदर डायरेक्टरी बनानी है, इसलिए मैं इनको आपस में बाइंड करने के लिए -p लिखता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है राइट कमांड्स टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के जो कंटेंट्स है मैंने उनको डिस्प्ले करना है, उनको शो करना है। तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड होती है ls यानी लिस्ट कर दें, और ये हमारे पास साइन है होम के लिए /डेस्कटॉप, यानी जो मेरा करंट यूज़र का डेस्कटॉप है उसके तमाम कंटेंट्स को शो करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ फंक्शन नेम एज फाइंड LRU in C language to find out the least recently used page according to the LRU page replacement algorithm। यानी हमारे पास क्या है कि only write the required method, कंप्लीट प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने LRU पेज रिप्लेसमेंट के अंदर जो फाइंड LRU का फंक्शन है उसका कोड लिखना है, ठीक है। तो फाइंड LRU के अंदर हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यानी बहुत पहले जो हमारे पास प्रोसेस यूज हुआ था वो हमने निकालना होता है, यानी हमने टाइम की अरे में से मिनिमम वाली चीज़ निकालनी होती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर एक टाइम की अरे पास होगी और एक इंटीजर n पास होगा, ठीक है। तो हम एक इंडेक्स ले लेते हैं i और मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है। यानी हमने जो सबसे पहले वाला प्रोसेस है उसको अभी स्टोर कर दिया है, i में उसका इंडेक्स ले लिया हमने, उसका टाइम ले लिया है, ठीक है, जो कि टाइम 0 पे है प्रोसेस, और मिनिमम में भी हमने 0 वाला प्रोसेस ले लिया है, और पोजीशन हमने करंट ले लिया 0, पोजीशन वेरिएबल में 0 है। यानी इन दोनों वेरिएबल्स में हमारे पास जो शुरू वाला प्रोसेस है टाइम अरे में सबसे पहला प्रोसेस है वो हमने ले लिया है, और पोजीशन हमने रख लिया 0 के अभी हम 0 पोजीशन पे हैं। अब हमने क्या करना है, फॉर i इज इक्वल टू 1 i इज लेस देन n i प्लस प्लस, यानी जो हमारे पास अरे है टाइम वाली उसमें हमने आगे स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, i की इंडेक्स को आगे बढ़ाना है। इफ टाइम ऑफ i इज लेस देन मिनिमम, अब मिनिमम में हमारे पास सबसे पहले वाले की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू से हम बारी बारी सबको कंपेयर करेंगे, जो मतलब इससे कम होता जाएगा उसको हम अपडेट मिनिमम को अपडेट कर देंगे, ठीक है। यानी हम बेसिकली मिनिमम फाइंड कर रहे हैं कंप्लीट अरे में। जब हमें मिनिमम जैसे हम अपडेट करते हैं तो हम पोजीशन को भी अपडेट कर देंगे और एंड पर हम पोजीशन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ आपको, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अरे है 5 3 1 6 7, मैंने इसके अंदर से मिनिमम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो 5 है वो मेरा मिनिमम है और इसकी पोजीशन मैं ले लेता हूँ 0। अब मैं एक लूप चलाता हूँ जो मेरा आगे मूव करेगा, ठीक है। जब मेरा लूप आगे मूव करेगा तो मेरा पॉइंटर इस जगह पर आएगा। जब इस जगह पर पॉइंटर आएगा तो मैं चेक करूंगा कि अगर 3 मेरा जो है वो 5 से छोटा है, अगर मेरा 3 5 से छोटा है तो मैं मिनिमम में 3 स्टोर कर दूंगा, और जो मेरा p पोजीशन है उसमें मैं 1 डाल दूंगा जो इसका इंडेक्स है। अब मैं आगे मूव करूंगा 1 पे, मैं देखूंगा क्या मेरा 1 जो है वो 3 से छोटा है, जी बिल्कुल 3 से छोटा है, तो मिनिमम में 1 डाल दूंगा और पोजीशन में मैं 2 इंडेक्स स्टोर कर दूंगा जो कि 1 का इंडेक्स है। अब मैं जाऊंगा 6 पे, 6 को चेक करूंगा क्या वो मिनिमम से यानी 1 से छोटा है, नहीं 6 से छोटा नहीं है, तो बस मैं आगे मूव कर जाऊंगा। 7 को चेक करूंगा, 7 क्या आप मिनिमम से यानी 1 से छोटे हो, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने पोजीशन लेटेस्ट होगी वो मैं रिटर्न कर दूंगा, वो पोजीशन 2 है। इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड नंबर पे प्रोसेस पड़ा हुआ है उसका टाइम सबसे पुराना है, ये मेरे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड प्रोसेस है। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम वर्क करता है, इसका आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि राइट द सी प्रोग्राम टू परफॉर्म 16 बिट लॉजिकल एड्रेस टू 20 बिट लॉजिकल फिजिकल एड्रेस, ठीक है। 16 बिट लॉजिकल एड्रेस को 20 बिट लॉजिकल एड्रेस में हमने कन्वर्ट करना है, वेयर एज IP इज इक्वल टू 0B10A एंड CS इज इक्वल टू D000A, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास IP का जो एड्रेस है वो हमारे पास क्या है, हमने देख लिया 0 मल्टीप्लाई बाय 0B10A, ठीक है, ये हमारे पास IP का एड्रेस है। और जो हमारे पास CS है यानी जो हमारे पास सेगमेंट का एड्रेस है वो हमारे पास है D000A, ठीक है। ये दोनों हमारे पास गिवन है और ये हेक्सा में वैल्यूज हैं, इसलिए हमने इससे पहले 0x लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जो क्वेश्चन में गिवन थे। अब हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट के एड्रेस को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास एक पैराग्राफ का साइज है, और उसको ऐड करेंगे हम IP एड्रेस में, ठीक है, जो हमारे पास एड्रेस है उसका लॉजिकल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने फिजिकल एड्रेस को लिखा CS मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस IP, तो ये हमारे पास इसके अंदर सॉरी दिस इज नॉट IP दिस इज LP, तो हमारे पास क्या हुआ, IP बोलें LP बोलें जो भी है, मतलब यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। बेशक आप इसको x ले लें, इसको y ले लें, डजंट मैटर, ठीक है। आपने बस क्या करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में ये वाला गिवन था इसको 16 से मल्टीप्लाई करना और इसके अंदर ऐड कर देना है। तो जब ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया फिजिकल एड्रेस, अब जस्ट आपने इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट f की कमांड लिखनी है, लॉजिकल एड्रेस स्ट्रिंग हमने लिख दी है, आगे हमने ये भी लिख दिया CS:IP इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो %x है बेसिकली हम यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे किसी वेरिएबल से, ठीक है, और %x यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये %x में जो पहले वाला है ये CS से वैल्यू लेगा और %x जो है ये
यहाँ से वैल्यू लेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है वो ये गिवन है। अब हम अगला प्रिंट करें कि हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया है और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस में हमने क्या लिख दिया है, एल एक्स यानी लॉन्ग एक्स लिख दिया, यानी लॉन्ग इंटीजर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम फिजिकल एड्रेस जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था वो जस्ट यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड है जो हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमारे पास इंटर प्रोसेस कोड थ्रू पाइप, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द राइट सिस्टम कॉल टू राइट द स्ट्रिंग गिवन इन द टेस्ट स्ट्रिंग इन चाइल्ड कोड एंड यूज द रीड सिस्टम कॉल इन द पेरेंट प्रोसेस टू रीड द टेस्ट स्ट्रिंग इन द पेरेंट प्रोसेस कोड। यानी आपने क्या करना है, राइट कॉल लिखनी है, स्ट्रिंग जो टेस्ट स्ट्रिंग चाइल्ड में गिवन है वो आपने राइट करनी है। ठीक है, और जो रीड सिस्टम कॉल आपने लिखनी है पेरेंट प्रोसेस से रीड करने के लिए। तो ये वाला जो कोड है आपने बेसिकली ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने चाइल्ड का कोड लिखना है। ठीक है, और जब आप चाइल्ड का कोड लिखेंगे तो ये आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मुझे देखने दें एक बार कि सिर्फ चाइल्ड का लिखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द राइट सिस्टम कॉल टू राइट द स्ट्रिंग गिवन इन द टेस्ट स्ट्रिंग इन चाइल्ड। जी, आपने चाइल्ड के कोड में राइट लिखना है एंड यूज द रीड सिस्टम कॉल इन द पेरेंट प्रोसेस टू रीड, और फिर पेरेंट प्रोसेस में आपने रीड की कॉल लिखनी है। ठीक है, इन द पेरेंट प्रोसेस कोड। तो ये दो आपने कॉल्स लिखनी है, यहाँ पे चाइल्ड में आपने राइट करना है और पेरेंट प्रोसेस के अंदर आपने उसी लाइन को रीड करना है। तो ये कोड आपने देख लेना है। ठीक है, बुक में गिवन है, वहां से आप देख लीजिएगा। वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज राइट अ सी प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ टू डायमेंशनल अरे बाय रो मेजर ऑर्डर कॉजिंग 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 पेज फॉल्ट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। वेयर द साइज ऑफ पेज इज 1024 वर्ड्स। आपने रो मेजर कोड लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 1024 आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 1024 जे प्लस प्लस, और ए आई जे इज इक्वल टू 0। मतलब आपने ये कोड लिखना है, वो मैंने ऊपर आपसे शेयर किया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। जो बुक की प्रॉपर स्क्रीनशॉट है मैंने लगा दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीटली मैं रीड करूं अगर, तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास ना प्रोसेस और कंज्यूमर का कोड गिवन है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कोड नहीं है, इसके अंदर कुछ कोड मिस है। आपने क्या करना है कि जो प्रोड्यूसर का कोड है वो यहाँ पर लिख के इस कोड को कंप्लीट करना है। इस तरह आपके पास कंज्यूमर का भी आ सकता है, आपको ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर का कोड लिख के आपने यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो हमारे पास जो कंप्लीट कोड है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस कोड के अंदर से आपने एक तो ये वाली चीज जो केस पी लिखा हुआ है इसको आपने रट लेना है अच्छे से। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये वाला जो कोड है इसको आपने रट लेना है, जो कि हमारे पास पेरेंट जो हमारे पास प्रोड्यूसर का कोड है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो कोड है ये कंज्यूमर का कोड है। ये कोड भी आपने बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है, अच्छे से याद कर लें। जो प्रोड्यूसर कहता है अगर काउंटर हमारा लेस देन बफर साइज है तो प्रोड्यूसर इज इक्वल टू प्रोड्यूसर प्लस 1 कर दो। यानी अगर हमारे पास बफर फुल नहीं हुआ तो अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना है। अगर बफर फुल है तो यहाँ से आप क्या करो, बफर इज फुल प्रिंट कर दो। अगर बफर फुल नहीं है, अभी काउंटर उससे लेस है, तो जस्ट आपने प्रोड्यूसर को नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव करना है, बफर इन इज इक्वल टू प्रोड्यूस, और हमारे पास जो अभी प्रोड्यूस नेक्स्ट चीज हुआ है, जो नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस हुआ है उसको बफर के इन में डाल दो और इन को अपडेट कर दो, इन इज इक्वल टू इन प्लस 1। लेकिन सर्कुलर बफर बनाने के लिए हम मॉड बफर साइज भी कर देते हैं ताकि हम एक सर्कुलर बफर में रोटेट घूमते रहें। और फिर आपने काउंटर प्लस प्लस करना है कि एक वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस की है और प्रिंट कर देना है प्रोड्यूस्ड आइटम कि आइटम प्रोड्यूस्ड हो चुका है। और यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज डी है, यहाँ पर हमने जस्ट क्या करना है, परसेंटेज डी की जगह जो प्रोड्यूस की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने कंज्यूम करना है तो कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कोई आइटम कंज्यूम करने के लिए है या नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे काउंटर इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कंज्यूम करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम कर देंगे बफर इज एम्प्टी कैन नॉट कंज्यूम आइटम, आइटम वहां पर अवेलेबल नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो हम करेंगे कंज्यूम इज इक्वल टू बफर आउट, यानी आउट में जो बफर के आउट में जो वैल्यू पड़ी है उसको कंज्यूम कर लो। आउट इज इक्वल टू आउट प्लस 1, आउट को एक स्टेप आगे मूव कर दो और मॉड कर दो बफर साइज से ताकि हम सर्कुलर में चलते रहें। काउंटर माइनस माइनस, काउंटर माइनस माइनस कर दो कि हमारे पास एक जो प्रोडक्ट है वो कम हो चुका है, हमने उसको कंज्यूम कर लिया है, और प्रिंट कर दो के कंज्यूमर आइटम। तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के कोड आपको आने चाहिए, ये पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि गिवन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, गिवन द लिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड देयर बर्स्ट टाइम। आपको प्रोसेस और उनके बर्स्ट टाइम की लिस्ट गिवन है। कैलकुलेट द वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस देन डिस्प्ले इट फॉर ईच प्रोसेस। आपने क्या करना है, वेटिंग टाइम ईच प्रोसेस का कैलकुलेट करना है और हर प्रोसेस के लिए डिस्प्ले करना है। ऑल्सो कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एवरेज वेटिंग टाइम, और एवरेज वेटिंग टाइम को भी डिस्प्ले करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कोड के अलावा भी दिखाया था कि कोड के अलावा आपने तमाम वेटिंग टाइम्स निकाल के उनको 3 से डिवाइड करके एवरेज वेटिंग टाइम निकाला था, और यही क्वेश्चन हमारे पास कोड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बर्स्ट टाइम गिवन है। ठीक है, बर्स्ट टाइम की 4 साइज की अरे है और बर्स्ट टाइम हमारे पास गिवन है 0 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, और
हमारे पास जो वेटिंग टाइम्स की अरे गिवन है 4 साइज़ की, आपने वेटिंग टाइम्स यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करना है, जिसको यहाँ पर इनिशियलाइज किया गया है, एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या है, अरे है फॉर टर्न अराउंड टाइम, लेकिन टर्न अराउंड टाइम आपने कैलकुलेट नहीं करना। जो क्वेश्चन है वहाँ पर सिर्फ आपने वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम्स कैलकुलेट करना है और उनको डिस्प्ले करना है। तो इसका कोड जो है ये आप CS604P की लैब से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने MCQs भी कवर करने हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं इस कोड भी एक्सप्लेन करूँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी कोड है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है कि इनके जो जीरो वाला टाइम है उसको आपने जीरो वेट टाइम देना है और उसके बाद आपने वो ऐड करते जाने हैं बाद में, और फिर आपने इनको सम करके डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो आपने ये कोड ना फाइल्स उससे देख लेना, या फिर आप इसको कॉपी करके ChatGPT को दें और आप उससे कोड ले लें, बिकॉज आई हैव टू कवर द ऑब्जेक्टिव MCQs फॉर यू गाइस। तो स्टार्ट करते हैं विद द MCQs। डैश इज ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग द FIFO इन यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास FIFO क्रिएट करने के लिए मेक FIFO की कमांड यूज होती है, ठीक है, MKFIFO। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, इन यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट वी यूज द डैश फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द अनरिलेटेड प्रोसेसेस। तो हमारे पास जो अनरिलेटेड प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान हमने कम्युनिकेट करने के लिए FIFO यूज करना होता है। जो हमारे पास रिलेटेड होते हैं उनके लिए हम पाइप यूज कर लेते हैं, लेकिन पाइप अनरिलेटेड के लिए यूज नहीं होता, वहां पे हमें FIFO का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो है, इन यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट डैश सिस्टम कॉल इज यूज्ड फॉर रीडिंग फ्रॉम द पाइप। तो पाइप से रीड करने के लिए हमारे पास रीड की सिस्टम कॉल यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है LRU पेज रिप्लेसमेंट में रिक्वायर सब्सटेंशियल डैश असिस्टेंट। तो हमारे पास जो LRU पेज रिप्लेसमेंट होती है इसको हार्डवेयर असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो ये जो फाइल है इसमें गलत मार्क हुआ हुआ है, यहाँ पर हार्डवेयर असिस्टेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें काउंटर वगैरह लगाना पड़ता है। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम विद ऑल 5 फिलोसफर सिटिंग अराउंड द राउंड टेबल हैविंग डैश चॉपस्टिक्स। हमारे पास डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में हमारे पास कितनी चॉपस्टिक्स अवेलेबल थी, तो हमारे पास 5 सिंगल चॉपस्टिक्स होती हैं विद दी 5 फिलोसफर्स, ठीक है। इसका आंसर है हमारे पास 5। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि write on the formula along with the required parameters to calculate the overhead of bitmap dealing with the free space management, also convert formula in C program। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बिट वेक्टर होता है ये फ्री स्पेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, और हमारे पास जो जीरो होता है ये फ्री ब्लॉक को बता रहा होता है, 1 एलोकेटेड ब्लॉक को बता रहा होता है। तो स्टोरेज ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बिटमैप साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स के इक्वल होता है, और 8 बिट्स हमारे पास 1 बाइट के इक्वल होती हैं। तो हम बिटमैप साइज अगर बाइट्स में कैलकुलेट करना बिट यहाँ पे बिट्स है, अगर हमने बाइट्स में कैलकुलेट करना हो तो हमें डिस्क ब्लॉक को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा बिट से बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। और हमारे पास जो डिस्क साइज और ब्लॉक साइज अगर गिवन हो तो जो नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे पास डिस्क साइज डिवाइड बाई ब्लॉक साइज के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल फार्मूला बनेगा वो बनेगा बिटमैप ओवरहेड इज इक्वल टू डिस्क साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज मल्टीप्लाई बाई 8। यानी यहाँ पर बेसिकली डिस्क ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाई 8 था, डिस्क ब्लॉक डिवाइड बाई 8 था। तो इस वजह से जब हमने बाइट्स में ओवरहेड कैलकुलेट करना है तो हमें ब्लॉक साइज को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास जो डिस्क साइज है उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसका प्रोग्राम लिखें तो हमने एक डिस्क साइज ले लिया जहाँ पे डिस्क साइज को हम बोल रहे हैं DS, और हमारे पास जो ब्लॉक साइज है उसको हम बोल रहे हैं BS, ठीक है। और हमारे पास जो बिटमैप ओवरहेड है उसको हम BO बोल रहे हैं, जो कि N/8 के इक्वल होगा। यानी पहले हम N कैलकुलेट कर लें और फिर उसको 8 से डिवाइड कर लें। तो ये हमारे पास C++ का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, C का प्रोग्राम है। तो उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया था कि आपने C में प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो C में प्रोग्राम लिखने के लिए हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया डिस्क साइज और एक ले लिया ब्लॉक साइज। इनको लॉन्ग टाइप का डिक्लेयर कर दिया, और 2 हमारे पास है नम ब्लॉक्स और बिटमैप बाइट्स, ठीक है। अब हम कहते हैं यूजर को एंटर द डिस्क साइज, तो वो हमारे पास क्या करेगा, डिस्क साइज एंटर करेगा, हम डिस्क साइज में स्टोर कर लेंगे। फिर हम उसको कहते हैं एंटर ब्लॉक साइज, वो ब्लॉक साइज एंटर करेगा तो हम ब्लॉक साइज में स्टोर कर लेंगे। अब हम कहते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू डिस्क साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज, यानी नंबर ब्लॉक्स हमारे पास जो n है वो ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिटमैप बाइट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। यानी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने डिवाइड बाय 8 तो करना ही है, लेकिन राउंड अप करने के लिए हम उसको 7 में ऐड कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम राउंड अप करने के लिए जो जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको -1 करके उसमें क्यों ऐड करते हैं। हमारे पास अगर वैसे हम सिंपल डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर डिवीजन में जो डेसिमल के आगे वाले पार्ट होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा और छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन हम बड़ी वैल्यू लाना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास वर्स्ट कंडीशन की तैयारी हो जाए, तो हम +7 करते हैं। यानी हमारे पास जो जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे थे उसमें अगर हम -1 करके प्लस करें ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऊपर की तरफ राउंड ऑफ हो जाती है। फिर हमने यहाँ पर जस्ट प्रिंट कर दिया कि नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक्स हमारे पास नम ब्लॉक्स के इक्वल हैं जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, और हमारे पास जो बिटमैप ओवरहेड है वो हमने अभी यहाँ पर जो कैलकुलेट हुआ है वो हमने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द C कोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज
In Linux, dash command is used to show the contents of all files and directories in the current working directory. अभी हमने अगर current working directory के तमाम contents देखने तो वो ls से यूज होते हैं, ठीक है। इसका भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा था कि हमने डेस्कटॉप के कंटेंट शो करने थे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वेटिंग टाइप्स ऑफ P1 and P2 आर seconds respectively, 13 and 14 seconds respectively, then average waiting time will be। तो हमने क्या करना है, मेरे ख्याल से 44 लग रहा है मुझे। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। वो आपने कैलकुलेट करने हैं। ये क्वेश्चन में मुझे वैल्यू शो नहीं हो रही, क्वेश्चन भी नहीं शो हो रहा था, लेकिन मैंने आपको ऐसे रीड कर दिया। इन यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट वी यूज द डैश सिस्टम कॉल फॉर क्रिएटिंग द फीफो। तो मेक फीफो की कॉल हम यूज़ करते हैं। अच्छा, मेक फीफो की कॉल हम यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास मेक फीफो अवेलेबल नहीं है तो हम एम के नोड की कॉल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एम के फीफो का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है तो हम एम के नोड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द कंप्लीट कैलकुलेशन स्टेप्स। ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, कि हम फिजिकल एड्रेस में कैसे लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास जो ये वाला एड्रेस होगा IP वाला, यानी जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जहाँ पर अभी पॉइंट कर रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी उसको हम ऐड करेंगे CX मल्टीप्लाई बाय 16 से, यानी CX को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमने जस्ट यहाँ पर एक जीरो लगा के इसको पीछे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ये हेक्सा में वैल्यूज़ हैं। तो जैसे हम 10 से अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, लेकिन अगर हम D000 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D40 टेट्रा 0 बन जाएगा, क्योंकि ये हेक्सा में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टू ऐड द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइल शुड हैव डैश एक्सटेंशन। तो हमारे पास जब हमने वर्चुअल बॉक्स में ऐड करना है तो उसके पास .iso एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वी हैव फिक्स्ड टाइम स्लॉट ऑफ एवरी प्रोसेस इन डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो फिक्स स्लॉट हमारे पास क्वांटम टाइम वाला होता है, वो हमारे पास राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ डैश बिट रिप्रेजेंट द ब्लॉक, जस्ट अ सेकंड, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है। राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम तो हमारे पास होता है कि जिसके अंदर हम फिक्स टाइम स्लॉट देते हैं। अब एक और चीज़ भी है कि अगर हम एक प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया और उसको ख़त्म ना करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव का आंसर यहाँ पर गिवन है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल ही फ्लॉड लग रहा है, इसके अंदर नॉन प्रीएम्प्टिव का भी आंसर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई कर देना है, राउंड रॉबिन वाला और नॉन प्रीएम्प्टिव वाला। अच्छा, अ डैश बिट रिप्रेजेंट द ब्लॉक इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। तो हमारे पास जो 1 बिट होती है, जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था कि 1 इज इक्वल टू एलोकेटेड ब्लॉक, जो 1 बिट होती है ये एलोकेटेड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल है। When fetching a page in memory only when it is needed, this mechanism is called। यानी जब हमारे पास पेज की जरूरत पड़े तभी हम उसको यूज करें, तो ये डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश बिट इन डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो हमारे पास हर जो ब्लॉक होता है ये 1 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा होता है डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल रिकॉर्ड ऑफ द लिस्ट मेंटेन विच आर नॉट असाइन टू फाइल्स और डायरेक्टरीज इन फ्री स्पेस लिस्ट, यानी जो हमारे पास एलोकेट नहीं हुई हम फ्री स्पेस लिस्ट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एन एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज कॉमनली रेफर्ड टू एज लॉजिकल एड्रेस। जो सीपीयू जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। इसको वर्चुअल एड्रेस भी बोल सकते हैं अगर लॉजिकल गिवन ना हो। अब डिमांड पेजिंग मैट्रिक्स 1024 इज असेस्ड कॉलम बाय कॉलम। अगर उसको कॉलम बाय कॉलम असेस करें तो हमारे पास कॉजिंग डैश पेज फॉल्ट वेयर द साइज ऑफ पेज इज 1024। तो हमारे पास 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 पेज फॉल्ट्स होंगे अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर में उसको असेस करेंगे। अगर रो मेजर ऑर्डर में असेस करेंगे तो हमारे पास 1024 फॉल्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने कंफर्म भी कर लेना है फ्रॉम दी हैंडआउट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन डिस्क स्पेस मैनेजमेंट अ बिट वेक्टर इज इंप्लीमेंटेड एज ए। तो इसका आंसर वैसे बनता है बिट मैप के, बिट मैप के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन जो है ये फ्लॉड है, ये मिक्स हुआ है। तो रेडी लिस्ट हमारे पास कौन सी होती है, ऐसे प्रोसेसेस जो रेडी होते हैं वो रेडी लिस्ट होते हैं। फ्री स्पेस कौन सी होती है, जो एलोकेट नहीं हुए होते हैं हमारे पास ब्लॉक्स, वो फ्री स्पेस में आते हैं। उसके बाद हमारे पास और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर गिवन हो के डिस्क स्पेस मैनेजमेंट में अगर हमारे पास ऐसी स्पेसेस हैं जो कि एलोकेट नहीं हुई तो उसका आंसर हमारे पास होगा फ्री स्पेस लिस्ट, ठीक है। तो उसके यहाँ पर बिट वेक्टर का बिट मैप आंसर था। अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप्स
related processes read and write system calls are used. You are required to write the syntax of read and write system calls. तो इनका सिंटेक्स आपने देखना है, ठीक है, ये यूज़ हुआ है। और यहाँ पर जो एक और कोड भी मैंने आपको शो किया था जहाँ पे आपने पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस के रीड और राइट लिखने थे, बल्कि मैं आपको ये शो करा ही देता हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन इस तरह के हैं। ओके, सो ये मेरे पास कोड है यूनिक्स लिनक्स पाइप का बाय द पेरेंट एंड चाइल्ड फॉर द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो सैम्पल कोड शोइंग यूनिक्स लिनक्स पाइप। तो इसके अंदर जो है ना आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो ये राइट का सिंटेक्स है। आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो फाइल डिस्क्रिप्टर पाइप 1 है उसके अंदर हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द चाइल्ड, ठीक है। ये भी आपने देखना है कि चाइल्ड का कौन सा राइट है, ठीक है। तो चाइल्ड का जो राइट है उसमें हमारे पास पाइप FD1 यानी FD1 पे वो राइट करेगा, जो भी उसकी स्ट्रिंग उसने राइट करनी है वो यहाँ पर आएगी, जिसको हम टेस्ट स्ट्रिंग बोल रहे हैं, और साथ में स्ट्रिंग की लेंथ आएगी कि उसकी लेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हमज़ा राइट करता हूँ तो हमज़ा का जो लेंथ होगी HAMZA, और साथ में एक मैं ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो 6 उसकी लेंथ बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो पेरेंट का कोड है यहाँ पर अगर मैंने रीड करना है तो मैं FD0 से रीड करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे बफर से मेरे पास तमाम जो मैंने स्ट्रिंग है वो रीड करनी है जो बफर में पड़ी होगी, और यहाँ पर मैंने NA लिख दिया है फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम साइज़ लिख सकते हैं कि उसका साइज़ क्या है जो बफर से मैंने रीड करना है, ठीक है। अब पेरेंट ने अगर कुछ रीड कर लिया है, अब राइट अगर कुछ करना हो तो पेरेंट राइट करने के लिए क्या यूज़ करेगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, साथ में बफर है और साथ में NR जो है बेसिकली, अच्छा ये राइट की इसकी प्रॉपर कमांड नहीं है, ये सिर्फ जो इसने यहाँ से रीड किया था उसको राइट करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो एक तो प्रॉपर इसकी रीड की कमांड पेरेंट की ये है, और जो चाइल्ड है उसकी राइट की कमांड ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो कमांड थी ना ये पाइप के लिए थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक और कोड है इसके अंदर, उसमें सिर्फ क्या कर रहा था कि चाइल्ड राइट कर रहा था, पेरेंट रीड कर रहा था। अब ये फिर दोबारा से कोड है कि हमारे पास ये चाइल्ड राइट कर रहा है, ठीक है, और पेरेंट जो है यहाँ पर इसको रीड कर रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली द सेम। अब ये हमारे पास फीफो का कोड है, ठीक है। फीफो में हमारे पास जब हमने फीफो क्रिएट की है तो ये भी आपने थोड़ा सा देख लेना है कि इसका राइट का कोड क्या होता है, ठीक है, और इसका रीड FD का कोड क्या है, मेक फीफो का कोड क्या है, और ये मेक नोड का क्या है। ये थोड़े से आपने देख लेना है, मेक नोड मेक फीफो, जस्ट पहली चीज़ आपने देखनी है, आगे पूरा फंक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंटेक्स देखना है कि मेक फीफो की कॉल कैसे जाती है, मेक नोड की कॉल कैसे जाती है, ठीक है, और राइट FD करना हो तो कैसे होगा, और रीड FD करना हो तो कैसे होगा। तो ये कोड्स आपने यहाँ से देख लेने, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है रीड एंड राइट सिस्टम कॉल्स, ठीक है, फॉर दी पाइप यूजिंग पाइप्स। और पिछला एक क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको शो किया था, वो भी वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। इन डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वी हैव फिक्स टाइम स्लॉट। तो ये हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है जिसके अंदर क्वांटम टाइम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैंकर एल्गोरिदम, फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड। तो बैंकर एल्गोरिदम में हमारे पास अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन और नीड यूज होता है, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है जिसके अंदर हमारे पास अवेलेबल के बारे में पूछा गया था, एलोकेशन के बारे में पूछा गया था, एक सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था, और जो हमारे पास फिनिश वाली एक थी अरे उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिजिकल एड्रेस इज कंप्यूटेड बाय अपेंडिंग D विद F। जब हम फ्रेम नंबर के साथ ऑफसेट अटैच करते हैं तो फिजिकल एड्रेस कंप्यूट होता है। साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो फिजिकल एड्रेस का जो हमने साइज कैलकुलेट करना है तो पहले हमारे पास F आएगा फिर D आएगा। तो फिजिकल एड्रेस का हमारे पास जो साइज होगा दैट इज F+D, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला है। इस फाइल में गलत मार्क हुआ है, तो फाइल्स के ऊपर रिलाई ना किया करें, इनमें काफ़ी ज़्यादा आंसर्स गलत मार्क हुए होते हैं, इनसे बस क्वेश्चन लिया करें, बाकी कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी प्रोग्राम लिखना है हमने FCFS एल्गोरिदम के लिए। लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस और उनके फर्स्ट टाइम गिवन है, ये वो सेम कोड है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस। यहाँ पर आपने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कोड लिखना है, ठीक है। कोड फॉर द प्रोड्यूसर आया हुआ है और कोड फॉर द कंज्यूमर भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इन लिनक्स डैश कमांड इज यूज टू शो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो LS हमारे पास शो करता है कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी, जबकि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो PWD कमांड होता है ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करती है। उसके बाद है इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वेटिंग टाइम्स ऑफ P1 एंड P2 आर 13 एंड 14 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली, देयर एवरेज वेटिंग टाइम विल बी। तो आपने क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम 13.5 कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज द डैश डाटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ने फीफो डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया था जिसको क्यू भी बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हमारे पास है इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो टर्न अराउंड टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हम वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को ऐड करते हैं तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमने एवरेज वेटिंग टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, सेम वही कोड है, ये कोड आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।
अच्छा, एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट दैट इज एड्रेस लोडिंग इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज कॉमनली लोकल टू एज। ये हमारे पास कॉमनली जो रेफर्ड होता है इसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। जब हम उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और हम जब लोड कर देते हैं उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, तो ये फिजिकल एड्रेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द प्योर डिमांड पेजिंग सिस्टम इज दैट लार्ज नंबर ऑफ डैश अकर व्हेन द प्रोसेस इज स्टार्टेड। तो हमारे पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि in dash a process must declare in advance the maximum number of instances for each resource type that it may need in the future। तो हमारे पास उसकी जो हम मैक्स एलोकेशन होती है वो हम पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम में होता है, उसके अंदर ये डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो बैंकर एल्गोरिदम आपने अच्छे से परफॉर्म कर लेना है, याद कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज में भी। इफ देयर इज नो पेज फॉल्ट अकर द इफेक्टिव एसेस टाइम इज इक्वल टू। तो हमारे पास अगर कोई भी पेज फॉल्ट नहीं हो रहा तो हमारे पास इफेक्टिव एसेस टाइम मेमोरी एसेस टाइम के इक्वल होता है। यानी हमें जो मेमोरी एसेस करने में जो टाइम लगेगा बस वही लगेगा, डाटा को रीड करने में पेज फॉल्ट का कोई टाइम नहीं होगा। तो एट द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास ISO एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको पहले करवा दिया कवर। और CPU जो एड्रेस जनरेट करता है हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होता है। उसके बाद जो राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है, हमारे पास फिक्स टाइम इंटरवल होता है फॉर रॉबिंग प्रोसेस। इस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं, इस टाइम इंटरवल को हम टाइम स्लाइस बोल सकते हैं या क्वांटम टाइम भी बोल सकते हैं। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है वो है टाइम स्लाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैंकर्स एल्गोरिदम फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज। तो हमने ये बता देने हैं अवेलेबल, मैक्स, एलोकेटेड और नीड, ये वाले डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इज बेस्ड ऑन P एंड D। तो इसका जो हमारे पास प्रॉपर एड्रेस बनेगा वो बनेगा P+D। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक्स वी कैन रन द प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड बाय यूजिंग द डैश ऑपरेटर। जब हमने बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन करना हो तो हम उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाते हैं, यानी वो प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का वेट करने लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम अ फिलोसफर कैन स्टार्ट ईटिंग वंस ही गेट्स द डैश चॉपस्टिक्स। जब उसको 2 चॉपस्टिक मिल जाती हैं लेफ्ट और राइट वाली तो वो फिर ईट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हेवीली यूज्ड पेज दैट वाज एंटर्ड वेरी अर्ली एंड कंटिन्यूसली असेसेस देन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज यूज। बहुत पहले हमारे पास जो पेज आया था और वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, हम लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम कोई और एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, क्योंकि जो सबसे पहले प्रोसेस आया था, लीस्ट रिसेंटली आया था जो, वो तो हमने रिमूव नहीं करना, तो हम लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इसका आंसर होगा, उस वो वाला एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश बिट इन डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पास जो हर ब्लॉक होता है वो सिर्फ एक बिट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, या वो 0 होती है या 1 होती है। द फ्री स्पेस लिस्ट रिकॉर्ड ऑल डैश, जो हमारे पास ऑल फ्री डिस्क ब्लॉक्स होते हैं उनको ये रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एल्गोरिथम दैट रिप्लेसेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन यूनिक्स एनवायरनमेंट पाइप सिस्टम कॉल रिटर्न्स द डैश फाइल्स डिस्क्रिप्टर्स। तो हमारे पास जो पाइप सिस्टम कॉल होती है ये हमारे पास 2 फाइल डिस्क्रिप्टर्स रिटर्न करती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन फेचिंग अ पेज इन मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड। जब हम पेज को फेच कर रहे थे मेमोरी में, जब उसकी जरूरत पड़े सिर्फ उस वक्त, तो हम इसको डिमांड पेजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसेस एन आइटम दैट इज डैश्ड बाय द कंज्यूमर प्रोसेस। जो कंज्यूम कर हो रहा हो कंज्यूमर प्रोसेस से, इस तरह के प्रोसेस वो करता है। ये मेरे ख्याल से इंग्लिश का पेपर हो गया यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा मतलब मसला हो गया। इन लिनक्स डैश कमांड इज यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी। अब हमने अगर डायरेक्टरी रिमूव करनी हो तो हम RMDIR की कमांड यूज करते हैं, और अगर हमने क्रिएट करनी है तो हम MKDIR की कमांड यूज करते हैं। ऑल रिकॉर्ड ऑफ लिस्ट मेंटेन्ड विच आर नॉट असाइंड टू फाइल्स और डायरेक्टरीज इन डैश। जो हमारे पास चीज़ें हैं जो हमने असाइन नहीं की फाइल्स और डायरेक्टरीज को, तो ये फ्री चीज़ें होती हैं, इनको हम फ्री स्पेस लिस्ट में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज देयर आर 16 पेजेस, तो बिट्स नीडेड फॉर F कितनी होंगी, तो हम 32 का लॉग लेंगे, हमारे पास 5 के इक्वल आएंगी, ठीक है। यानी हमें फ्रेम्स की बिट निकालनी है तो हम 32 फ्रेम्स का लॉग ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसेस एन आइटम दैट इज कंज्यूम्ड बाय, ये फिर से इंग्लिश का टेस्ट आ गया यहाँ पर। उसके बाद है इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस एल्गोरिदम P1 एंड P2 आर दिस, एवरेज टाइम निकालना है 13.5 के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिमांड पेजिंग मैट्रिक्स असेस कॉलम मेजर ऑर्डर कॉजिंग 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 पेज फॉल्ट्स। इसको बुक से भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो पहला प्रोग्राम है ये कॉलम मेजर ऑर्डर में लिखा हुआ है, यहाँ पे J पहले है और बाद में I है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्निपेट है ये कॉलम बाय कॉलम हमारे पास इनिशियलाइज किया गया है, तो ये 1024 पेजेस फॉर 1 कॉलम ये
फॉल्ट जनरेट करता है, तो हमारे पास जो इसका एग्जीक्यूशन कोड होगी वो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 पेज फॉल्ट्स जनरेट करेगी। जबकि हमारे पास जो नीचे वाला कोड है ये रो मेजर कोड है, ठीक है। ये पेपर में लिखना भी होगा आपने रो मेजर कोड। इसके अंदर हम रो बाय रो सेस करते हैं और हर रो पर एक पेज फॉल्ट अकर होता है और टोटल हमारे पास 1024 आइटम्स हैं, तो हमारे पास जो कोड होगा वो 1024 पेज फॉल्ट्स कॉज करेगा। तो ये दोनों आपने कोड देख लेने हैं। रो मेजर वाला इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन और कॉलम मेजर वाला इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखना है। यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, और ये वीडियो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह आपकी पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अपने फ्रेंड्स से, अपने फेलो से लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, और अगर आप उनसे शेयर करेंगे उनका फ़ायदा होगा, उनकी दुआएँ आपको भी लगेंगी और मुझे भी लगेंगी। हम दोनों के लिए दुआओं का सबब बने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।